जय तु भारतम। वे 48 घंटे के आज के भाग में मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन, और पिछले भाग में हमने बात की किस तरह से लाहौर और अमृतसर को इस विभाजन के उन 48 घंटे के दौरान यानी 14 और 15 अगस्त को विभाजन की त्रासदी से दो चार होना पड़ा, किस तरह की घटनाएं हुई, विभाजन किस तरह से हुआ, बंटवारा किस आधार पर हुआ, किस किस चीज का बंटवारा हुआ और किस किस चीज का बंटवारा नहीं हुआ, ये सारी बातें हमने की। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लगता है कि 14-15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के साथ साथ उसी शाम पूरे उपमहाद्वीप में पश्चाताप दिवस भी मनाया जाना चाहिए, ताकि उन करोड़ों परिवारों की नियति को याद किया जाए और इतिहास की आत्मा से भविष्य के लिए सद्बुद्धि की दुआएं की जाएं। अब अनेक राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकार मानते हैं कि यदि उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने अपने चिंतन का दायरा सत्ता के गलियारे से बाहर तक फैलाया होता तो यह त्रासदी टल सकती थी। इतिहासकार दो तथ्यों का हवाला देते हैं जिनके आधार पर विभाजन टल सकता था। पहला तथ्य कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। यदि उस समय यानी 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता तो शायद विभाजन टल जाता। स्वयं जिन्ना ने इस योजना का स्वागत किया था। हालांकि उनके अपने तर्क थे। उन्हें लगता था कि कैबिनेट मिशन योजना न सिर्फ मुसलमानों को अपने बहुमत वाले प्रांतों में राजनीतिक सत्ता के उपयोग में सक्षम बना सकती थी, बल्कि केंद्र में भी उन्हें 50% आरक्षण मिल रहा था, जिसके माध्यम से वह हिंदू बहुमत को भी अपने नियंत्रण में कर सकते थे। इस योजना को गांधी नेहरू नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि इस अस्वीकृति की व्याख्या उन लोगों ने अलग रूप से की थी। लगता यह भी था कि यदि महात्मा गांधी और नेहरू ने जिन्हा की कुछ बातें मान ली होती तो शायद देश का विभाजन कुछ समय के लिए तो टल ही सकता था। इस संबंध में प्रखर चिंतक हमीद दलवई का 1973 में क्वेस्ट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार यह कथन भी विचारणीय है कि गांधी और नेहरू की पहली प्राथमिकता यह नहीं थी कि किसी भी कीमत पर देश का विभाजन रोका जाए। यदि विभाजन टालने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जाती तो सभी भारतीयों को या तो इस्लाम कबूल करना पड़ता या फिर मुसलमानों को हिंदुत्व की दीक्षा लेनी पड़ती। इसके बाद दलवई गांधी और जिन्ना की ऐतिहासिक विरासत की बात करते हैं। 1973 में प्रकाशित इस लेख में वह लिखते हैं, प्रगतिशील बुद्धिजीवी गांधी को एक पुनर्जागरणवादी और जिन्ना को आधुनिकतावादी के रूप में देखते थे। पर जरा गौर कीजिए, गांधी पुनर्जागरणवादी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कम से कम जी तो सकते हैं और इस मुल्क का संविधान सेकुलर है। एक आधुनिक देश बनने का यह गंभीर प्रयास भी कर रहा है। 16 भाषाओं और 800 बोलियों के साथ यह बहुजातीय एवं बहुलवादी मुल्क अब भी एकजुट है। हिंदुस्तान ने अपनी सरहद के भीतर तमाम महिलाओं को बगैर किसी आंदोलन के वोट देने का हक दिया है। वह आगे लिखते हैं, जिन्हा ने एक बार ऐसे पाकिस्तान का गठन किया जो गैर धर्मनिरपेक्ष और गैर जमहूरी मुल्क की ओर मुड़ गया। अपने गठन के 2 महीने भीतर ही वहां के 50% हिंदुओं को मुल्क छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। पाकिस्तान खुद एक इस्लामी देश बन गया, जहां एक मजबूत लोकतंत्र का कोई निशान काफी समय तक नहीं दिख पाया। वह आज तक कोई अपनी राष्ट्रीय पहचान नहीं बना सका। दलवई सवाल करते हैं, यदि जिन्ना एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शख्स थे तो क्यों पाकिस्तान में आज भी बालिग लोगों को मताधिकार हासिल नहीं है। दलवई जिन्ना के कैरियर को लेकर भी अपने लेख के अंत में एक संक्षिप्त विश्लेषण के साथ कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में शहीद होने से पहले गांधी अपने अंतिम दिनों में मुल्क में फैली हिंसा की आग को शांत करने में लगे थे। कलकत्ता में उन्हें कामयाबी भी मिली। दूसरी तरफ जब 1947 की सर्दियों में पूरे भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई थी, तब जिन्ना ने गांधी के साथ शांति की अपील के मसौदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। दलवई लिखते हैं, जिन्ना ने उन दिनों गवर्नर जनरल हाउस के बाहर कदम ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जब गांधी की हत्या के बारे में सुना तो अपने ऊपर भी खतरे के मद्देनजर उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल उनके मेंशन के आगे मजबूत दीवार खड़ी कर दी जाए। बकौल दलवई ये तथ्य बताते हैं कि जिन्ना या तो नैतिकतावादी कायर थे या फिर राजनीतिक पाखंडी। इनमें से किसी भी सूरत में मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी चिंता दरअसल खोखली ही थी।
वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए समकालीन घटनाक्रम दो भागों में विभाजित है, एक विभाजन से पूर्व और दूसरा विभाजन के बाद। लेखक और इतिहासज्ञ खुशवंत सिंह के अनुसार यह एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन था जो बिना किसी एनेस्थीसिया के संपन्न किया गया और 5 दरियाओं की धरती पूरा पंजाब मानवीय रक्त की धाराओं में बदल गया था। यह सामान्य युद्धों की तरह युद्ध नहीं था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक पक्ष तलवारों, बंदूकों, चाकू, छुरियों और भालों से लैस था और दूसरा पक्ष निहत्था व बेबस। इसमें लाखों महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार की लोमहर्षक घटनाएं घटी, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हुए, उन्हें नए बसेरे बसाने, अपने घावों को भरने और आघातों से उबरने में दशकों लगे। ये घाव इतने गहरे थे कि इतनी लंबी अवधि के बाद भी उन्हें भूल पाना मुमकिन नहीं हो पाया। दोनों मुल्कों की जनता को कभी कभी लगता है कि न आपसी नफरत में कोई दलील होती है, न बेपनाह मोहब्बत में। अच्छे माहौल में मुलाकातें हों तो गलबैयां डालकर रोने लगते हैं, किसी तनाव के माहौल में मिलें तो भारी भरकम गालियों का आदान प्रदान और एक दूसरे को निस्ते नाबूद कर देने की बातें होती हैं। इस विसंगति में भारतीय और पाकिस्तानी आवाम पिछले कई दशकों से जी रही है। इसी संदर्भ में याद आते हैं मंटो, जो 36 और 63 को रिश्तों का अंक मानते थे। चलिए एक कोशिश तो हो कि दोनों आवाम भी 36 से 63 हो जाएं। इसी आलेख पर आगे भी हमारी बात जारी रहेगी। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।